वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इस खूबसूरत कोट के साथ। डू इट नाउ समटाइम लेटर बिकम्स नेवर। देखिए, हम सभी सपने देखते हैं, एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, करियर होगा, राइट, और हम सेटल्ड फील करेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब उन सपनों को पूरा करने की बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं, चलो आज नहीं कल से शुरू करेंगे। जब हमें कोशिश करनी होती है तो उसे हम कल पे छोड़ देते हैं। वो कल कभी आता ही नहीं और जब हमारी उम्र चली जाती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि जिन सपनों को मैंने देखा था या जिस कंफर्ट के बारे में मैं कभी सोचा करता था वो तो मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं। तो फिर इस कहने का मतलब ये है कि आप जब सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए जो कोशिश करनी होती है उसे कभी भी कल पे ना छोड़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कल कभी भी नहीं आता और जो आप सोच रहे होते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते। तो यही डिफरेंस होता है सक्सेस और फेलियर के बीच में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अपना बैंकिंग इन इंडिया सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मनी सप्लाई। क्या होता है मनी सप्लाई? देखिए, मनी सप्लाई वो होता है जो भी पूरा मनी सर्कुलेशन में किसी इकोनॉमी में जितना भी पैसा घूम रहा है, आइदर इन दी फॉर्म ऑफ या मतलब आपका कैश जो आपकी पॉकेट में है या फिर जो आपके बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं, राइट, या फिर आपने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो सारा ही पैसा उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। द मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड मेजर्स टू डिफाइन द मनी यूजुअली इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि क्या होता है मनी सप्लाई। अब ये मनी सप्लाई का जो रिकॉर्ड है इसे रखा किसके द्वारा जाता है? इसे रखते हैं आरबीआई। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मनी सप्लाई है वो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है, राइट, इंक्रीज इन राइजेस को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मनी सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब क्या करता है आरबीआई? पॉलिसीज़ बनाता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, डिफ्लेशन से डील करने के लिए और आपके जो प्राइजेज़ हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए पॉलिसीज़ बनाता है। अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स के साथ आता है, राइट। तो ये जो सारे की सारी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें फ्रेम करने से पहले आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि पूरा इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है जो कि कॉज कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और किस परसेंटेज से हमें इस सप्लाई को कंट्रोल करना होगा ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ा जा सके, फाइट किया जा सके, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है बाय द सेंट्रल बैंक, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्व मनी की। रिजर्व मनी एक्चुअली क्या है? दिस इज द बेस फॉर द मनी सप्लाई। जी हाँ, क्योंकि रिजर्व मनी बेसिक है, चाहे वो ब्रॉड मनी हो या नैरो मनी, इसलिए इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिपॉजिट्स, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? रिजर्व मनी की अगर हम बात करें तो इट इज़ इक्वलेंट टू द करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या हुआ? जो करेंसी घूम रही है, ठीक है, किसी ना किसी की पॉकेट्स में है, कहीं ना कहीं लेन देन हो रहा है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में जितना भी पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसे यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करेंसी इन सर्कुलेशन। प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। अब बैंकर्स ने क्या कर रखा होता है? डिपॉजिट्स रखे होते हैं आरबीआई के पास। जिस तरह से आम जनता का पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास रहता है डिपॉजिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, उसी तरह से बैंक्स का भी जो पैसा होता है इट इज़ डिपॉजिटेड विद आरबीआई, जिस वजह से आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास सिर्फ जो हमारे इंडिया के बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हीं का डिपॉजिट्स होगा, ठीक है। कुछ अलग जैसे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके भी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रहते हैं। आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, राइट, उनके भी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास होते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, राइट। तो इसे हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ नैरो मनी, या कौन सी नैरो मनी है, कौन सी ब्रॉड मनी है, किसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, राइट। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो रिजर्व मनी है आपका, इसे
एम नॉट से भी डिनोट किया जाता है। इसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। और भी इसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक मनी, मॉनेटरी बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, एंड समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज नैरो मनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह की चॉइसेस डाल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो यू शुड नो कि विच टाइप ऑफ मनी इज़ नोन एज हाई पावर्ड मनी, और यू कैन से सेंट्रल बैंक मनी, मॉनेटरी बेस, नैरो मनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं M1 टाइप मनी की। तो M1 टाइप जो मनी है, इसमें क्या होता है, ये लिक्विड होती है। लिक्विड का क्या मतलब होता है, देखिए कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस चीज़ को जितना फ्रिक्वेंटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आइटम उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो जो आपका कैश इन हैंड होता है, ठीक है, कैश इन हैंड यानी कि जो आपके हाथ में, पर्स में जो भी पैसा है, वो मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि उसको वो ऑलरेडी करेंसी की फॉर्म है, मतलब ऑलरेडी आपके नोट वगैरह के फॉर्म में है, राइट। फिर उसके बाद आपकी अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट्स की, तो वो थोड़ा कम लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि उसे मनी में कन्वर्ट करने, क्योंकि तो वो आपके पास डिपॉजिट्स में, बैंक जाना पड़ेगा, फिर पैसे लेके आओगे, ठीक है, फिर वो थोड़ा कम लिक्विड है। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट को हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता है, राइट। तो उससे मनी में कन्वर्ट करने में थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो सिंपल वे इसको समझने का यही है कि जिस आइटम को मनी में, यानी कि नोट और कॉइन्स में कन्वर्ट करने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, वो चीज़ उतनी कम लिक्विड होती है। और जो कि करेंसी, जो कि ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में, राइट, वो उतनी ज़्यादा लिक्विड होगी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, क्यों M1 को सबसे ज़्यादा लिक्विड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट है। एक तो इसमें होगा सी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो कि आपके हाथ में, पर्स में पैसे हैं, वो आपके M1 में आएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें है डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। आपने अलग अलग अकाउंट्स के बारे में सुना होगा। जब भी हम बैंक जाते हैं, तो क्या होता है, एक होते हैं आपके करंट अकाउंट, कुछ होते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट, और कुछ आपने कर रखा होता है फिक्स डिपॉजिट, राइट। अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। तो जो करंट अकाउंट्स होते हैं, वो होते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए। जैसे मतलब उस मनी का क्या है, बैंक सिर्फ कस्टोडियन है, और उल्टा बिजनेसमैन से वो लोग चार्ज भी करते हैं कि हम आपके मनी को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए। तो बिजनेसमैन को क्या होता है कि हर रोज़ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है, राइट। तो इसलिए ये क्या है कि ये मनी उनके पास, बैंक्स के पास अगर डिपॉजिट रहता भी है, तो बैंक्स इन्हें आगे लेंड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इस मनी को आगे लेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक का क्लाइंट कभी भी आके पैसे निकाल सकता है, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है अपने अकाउंट से, राइट। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो करंट डिपॉजिट है, उसका क्या है, बैंक सिर्फ एक कस्टोडियन है। और यही कारण है कि करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाता बाय द बैंक्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आएगी। डिमांड डिपॉजिट में एक तो आपके आगे करंट अकाउंट, और दूसरा आपका आ गया सेविंग अकाउंट। अब जो सेविंग अकाउंट है, ये बिजनेसमैन लोग नहीं करते हैं, ये हम जैसे आम लोगों का अकाउंट जो होता है, हमारा होता है सेविंग्स अकाउंट। अब इसमें कुछ एक कंडीशंस होती है, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर मंथ में कुछ एक अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, और इसके बाहर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपसे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। मतलब इसमें बिजनेस, मतलब करंट अकाउंट की तरह फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शंस नहीं होती कि एक ही दिन में चाहे जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर लो, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें लिमिट किया जाता है कि आप एक दिन में इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या महीने में इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, आम लोगों के जो अकाउंट होता है, वो जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो सेविंग्स अकाउंट में रखे जाते हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, उसकी रेट बहुत ही कम होती है, और ये आपका क्या है, ये भी आपका लिक्विड है। मतलब अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो उसके कंपेयर में ये लिक्विड है, ठीक है। तो आपका जो टाइम डिपॉजिट है, उसमें क्या क्या चीज़, सॉरी, टाइम डिपॉजिट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ M1, और आपका ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड है, तो इसे आप डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में फिर आपका आ गया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। फिर आपके आते हैं
other deposits held by the RBI, right? तो these are the components of the M1, मतलब M1 में ये चीज़ें आती हैं और इसे क्या कहा जाता है, इसे नैरो मनी भी कहा जाता है। और ये किस तरह का मनी है, जहाँ पे जो 100% आइटम्स है वो कैसी हैं, लिक्विड है, लिक्विड है सारा का सारा डिपॉजिट, मतलब किसी भी टाइम इनको क्या किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वो करंट अकाउंट का मनी है, चाहे वो सेविंग अकाउंट का मनी है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं M2 की। तो M2 में क्या होगा, एक तो जो M1 के जितने भी कंपोनेंट्स थे, जैसे कि करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स बाय द RBI, ठीक है, उनके वो तो M1 M2 का पार्ट हो गए ही हो गए, जैसे कि यहाँ पे कह भी रहा है कि M2 इंक्लूड्स M1, लेकिन उसके अलावा इसमें जो चीज़ और ऐड की जाएगी वो है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेज। वैसे तो अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अपनी स्मॉल सेविंग्स होती है उन्हें पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं। तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है ये क्या करता है, ये भी टाइम सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, ठीक है, कि मतलब आप आके डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि आपके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गए। अच्छा, अब आरडी क्या होता है, आरडी आपको समझ आ रहा होगा। तो आरडी इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर एक कोई अमाउंट है जो वो डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में। जैसे हो सकता है कि आप मंथली 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हो, या 6 मंथ्स में, या फिर ईयरली, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप क्या करते हो, एक अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। फिर आपका आता है टाइम डिपॉजिट। हेयर वी काउंट द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिमांड डिपॉजिट टाइप ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट टाइप की सेविंग्स है, अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का जो मनी है वो किस में आता है, डिमांड डिपॉजिट टाइप में, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन पोस्ट ऑफिस क्योंकि ऑफर ही नहीं करता है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को, तो ठीक है, इसमें सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट आएंगे, जो भी जिस सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट की गई है, राइट। तो पोस्ट ऑफिस हैव नो फैसिलिटी फॉर ओपनिंग द करंट अकाउंट। द टाइप ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी ओपनड आर सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, राइट। लेकिन जो आपका M2 है उसमें सिर्फ सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि ओनली जो डिमांड डिपॉजिट है दैट विल बी काउंटेड, ठीक है। दो द साइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज निग्लिजिबल, M2 term is used as all the deposit in M2 are not liquid, यानी कि M1 और M2 को अगर एक साथ आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा वाला आपका जो टाइप ऑफ मनी है वो ज़्यादा लिक्विड होगा, वो होगा M1। यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी M2 को इस तरह से कंसीडर किया जाता है जैसे कि इसमें सारा का सारा जो मनी है या डिपॉजिट्स हैं वो लिक्विड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है M3 टाइप ऑफ मनी। अब M3 टाइप ऑफ मनी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ब्रॉड मनी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो सारे के सारे आपके आइटम्स हैं वो सारे लिक्विड नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या है कि M1 के साथ साथ आप टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड करते हो। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो थी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता है जैसे ही आप डिमांड करोगे आपका जो पैसा है आपको दे दिया जाएगा, राइट। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट है इसमें आपके आते हैं फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। अब अगर मैंने 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, राइट, अपने अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट कर दिया है 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल से पहले एक तो मैं वो मनी विड्रॉ नहीं कर सकती, और उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि M3 में इसको ब्रॉड मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि M1 के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, एक नॉन लिक्विड मनी को भी इंक्लूड कर रहे हो। अभी तक क्या था कि M1 और M2 में क्या था कि सिर्फ लिक्विड टाइप ऑफ मनी जो था उसको इंक्लूड किया जा रहा था। M1 में 100% लिक्विड था, M2 में आपकी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स थी उसकी वजह से उसकी क्या होती है, थोड़ी सी लिक्विडिटी कम मानी जाती है। लेकिन जो M3 मनी है विच इज़ ऑल्सो नोन एज
ब्रॉड मनी, ठीक है, और आपका इसमें क्या है, फिक्स डिपो जो आपकी टाइम डिपॉजिट मतलब जो है कि लंबे समय के लिए डिपॉजिट्स की जाती है, आप उसका अमाउंट भी इसमें कंसिडर करते हो, इसलिए इसे ब्रॉड मनी कहा जाता है, राइट। और टाइम डिपॉजिट में किस किस तरह के डिपॉजिट्स आते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट हो गए, रेकरिंग डिपॉजिट हो गए, टाइम लायबिलिटीज ऑफ द सेविंग अकाउंट्स हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी M3 में काउंट की जाती है। द मोस्ट कॉमन मेजर यूज फॉर मनी सप्लाई इज M3। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जिस कंपोनेंट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो यही कंपोनेंट है, कौन सा, M3। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे और किस नाम से जाना जाता है, ब्रॉड मनी के नाम से, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं M4 की। तो M4 M3 की तरह ही है, क्योंकि एक तो इसमें क्या होगा, M3 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, प्लस इसमें टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस आपका आ जाता है। पोस्ट ऑफिस में आपके जितने भी तरह के डिपॉजिट है, सेविंग है, रेकरिंग डिपॉजिट है या किसी भी तरह के डिपॉजिट्स है, वो सारे डिपॉजिट्स जब M3 में ऐड कर दिए जाएंगे तो हमारे पास जो मनी आता है दैट इज M4। एज द टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस आर निग्लिजिबल, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M4। अगर हम इन रियलिटी बात करें तो M3 और M4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो भी सेविंग्स है, जो भी डिपॉजिट्स हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सके, राइट। तो इसीलिए आपका क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा हो गया आपका, M3 का, किस चीज़ के लिए, मेजर करने के लिए मनी सप्लाई को, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी के बेसिस पे अगर अरेंज करना हो हमें इन चारों ही चीज़ों को, तो हमने पढ़ा था कि जो M1 है उसमें 100% जो आइटम्स है वो कैसी रहती है, लिक्विड, इसलिए M1 कैसा होगा, मोस्ट लिक्विड। M2 में भी लिक्विड रहती है, लेकिन जो आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है उनकी वजह से M2 को इस तरह से टर्म किया जाता है एज इफ द ऑल द डिपॉजिट्स इन M2 इज नॉट लिक्विड, ठीक है। तो M3 क्या होता है, M3 फिर कम लिक्विड होगा, क्योंकि इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ आपके टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और फिर M4, M3 जितना नॉन लिक्विड तो M4 है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस के भी सभी तरह के डिपॉजिट्स, चाहे वो टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि M4 M3 से थोड़ा और हार्डर हो जाता है, राइट। तो अगर हमें लिक्विडिटी के बेसिस पे अरेंज करना है तो M1 M2 M3 M4 ये सेम ऑर्डर में फॉलो करते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, जैसे कि ब्रॉड मनी क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या है, लिक्विडिटी के बेसिस पे हो सकता है आपको अलग अलग अरेंजमेंट्स दे रखी हो, राइट। तो इसलिए आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। RBI का अगर हम करंट डाटा देखें तो क्या बात की जा रही है अभी 2020 के बारे में, जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक के हाथों में जो करेंसी है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 8.2%। और आपका जो M3 मनी सप्लाई यानी कि जिसमें डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों इंक्लूडेड रहते हैं, वो भी 6.7% से इंक्रीज हो गया है। देखिए M3 में M1 के भी सारे कंपोनेंट्स है, और जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है वो किस में आता है, M1 का पार्ट है। तो अगर M1 में इंक्रीज हुआ है तो वो चीज़ M3 में भी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। और फिर आपका है कि करेंसी इन सर्कुलेशन विच मेजर्स मनी विद द पब्लिक एंड इन बैंक्स हैज़ ऑल्सो सर्ज्ड, राइट। फिर आपका है हाउ एवर द सेविंग्स इन करंट अकाउंट डिपॉजिट डिक्रीज्ड by 8%. Gross capital formation also fell by 7% in the March 2020 क्वार्टर। देखिए अगर आप हमारे लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ को समझने में ज़रा सी भी दिक्कत हो रही होगी कि किस वजह से ये सारी चीज़ें इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन फिर भी इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जो 2020 में हमारा ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसे विड्रॉ किए। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या हो गया था, काम धंधा बंद हो गया था, राइट। तो अब वो लोग किस चीज़ पे डिपेंड है, काम कोई हो नहीं रहे, आगे से कोई इनकम नहीं आ रही, तो लोग अपना पैसा विड्रॉ करेंगे ना मनी से। आपकी जो डेली नीड्स हैं अगर आपको उनको मीट करना है, क्योंकि लॉकडाउन है या नहीं, भूख आपको आज भी लग रही है,
ठीक है, तब भी लगती थी जब आप काम पे जाते थे, ठीक है। तो कुछ एक ऐसी नीड्स है जिनको आपको डेली बेसिस पे सेटिस्फाई करना है और उसके लिए आपको स्पेंड करना होगा, और उस स्पेंडिंग के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, अपनी सेविंग्स। द रिसेंट इंक्रीज रिफ्लेक्ट हाई कैश विड्रॉल्स बाय द डिपॉजिटर टू मीट द नीड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एंड ऑल्सो टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट सैलरी कट्स और जॉब लॉसेज, राइट। तो अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी लॉकडाउन था तो सिर्फ हमारे वही चीज़ें की सिर्फ जो डेली नीड्स है उसके लिए ही विड्रॉ किया होगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग बीमार हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, चीज़ें सैलरी हो नहीं रही है, किसी के तो जॉब्स भी जा चुके हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, बहुत बड़े लेवल पे आपने क्या किया, मतलब पैसा कहीं पे भी पूरे देश में पैसा कहीं पे भी जनरेट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन खर्चा सब जगह हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि हायर कैश विड्रॉल्स की लोगों ने कैसे उन खर्चों को पूरा किया, अपना जो सेविंग्स है उनको विड्रॉ करके। ओके तो अब इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अ राइज इन मनी सप्लाई यूजुअली इज सीन एज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ इन कंजम्पशन एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक द राइज दिस टाइम इज अनलाइकली टू बॉल्स्टर आइदर। अब देखिए जब एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती है इकोनॉमी में, तो जब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाता है इकोनॉमी में, तो ऐसा माना जाता है कि या तो कंजम्पशन बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कंजम्पशन होता है जैसे हम लोग अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कोई और उन पे खर्चा करते हैं, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि आप और पैसा कमाने के लिए जब पैसा खर्च करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ऐसा माना जाता है कि जब नॉर्मल सिचुएशन में अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसकी वजह से क्या है, कहानी अब पूरी तरह से बदल जाती है, राइट। क्योंकि अब लोग क्या है, लोग अनश्योर हो गए हैं, पता नहीं कब तक उनको परमानेंट इनकम मिलेगी नहीं मिलेगी या क्या है। तो इस वजह से लोगों ने क्या है कि ऑलरेडी अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर दिया है, अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर दिया है। प्लस इन्वेस्टमेंट तो तब करेंगे ना जब आपका, क्योंकि देखिए आप क्या करते हो, अगर आप सपोज करें आप एक प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो आप कमोडिटी कब प्रोड्यूस करेंगे, जब कंज्यूमर उसकी डिमांड करेगा। लेकिन कस्टमर ने तो अपने खर्चे वैसे ही कम कर दिए, यानी कि अब वो कम चीज़ें यूज़ करना चाह रहा है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, कम चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो गया, लो हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, कहानी थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही है। प्लस आपके जो लेंडर हैं वो भी बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं हैं मनी लेंड करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट्स को या फिर प्रोडक्शन को एनकरेज। देखिए जब नॉर्मल सिचुएशन होती थी ना, तो लेंडर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि अगर वो मनी लेंड करेंगे, राइट, और सामने वाला बंदा उससे पैसे कमाएगा तो वापस में उसको भी तो रिटर्न मिलेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और एनीथिंग लाइक। लेकिन अभी क्या है, अभी यही नहीं समझ आ रहा है कि आगे का सिनेरियो किस तरह से होने वाला है, ठीक है। डिमांड को नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, जीडीपी को नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, जब तक पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक क्या है, लेंडर्स भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ, जैसे आपने पीछे देखा होगा कि बहुत बार तो मॉरेटोरियम ही लगा दिए गए बाय आरबीआई। क्योंकि क्या है कि अभी इसमें जो मनी लेंड कर रखा है बैंक्स ने ऑलरेडी, राइट। अभी हम बैंक्स को ही मानते हैं क्योंकि दे आर द मेन लेंडर्स ऑफ द मनी, राइट। तो उन्होंने मनी लेंड तो कर रखा है, लेकिन अब जो बोरोवर है उनकी कमाई तो हो नहीं रही है, और जब कमाई नहीं होगी तो वो मनी रिटर्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक चांस है कि आपके एनपीएस भी हो सकते हैं, या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं बोरोवर्स, इस तरह की सिचुएशन के, राइट। तो जिसकी वजह से क्या है, लेंडर्स भी क्या हो गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, और अब थोड़ा सा इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, मतलब अभी ज़्यादा स्पेंड करना नहीं चाहते, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सप्लाई ऑफ मनी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।